क्या ये अजीब नहीं लगता कि दोपहर के लंच में खाई गई सफेद चावल की एक साधारण सी प्लेट, मतलब ठीक इसी वक्त हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज के किसी छिपे हुए स्विच को ऑन कर रही हो? हाँ, बिल्कुल। और पता है, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो लोग एक सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। जैसे कोई हड्डी टूट गई तो एक्सरे में वो दरार साफ दिख जाती है, टूटा है या नहीं, मामला एकदम बाइनरी होता है। सही बात है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये एक तरह की तसल्ली भी देती है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो उन चीजों को जल्दी समझ लेता है जिन्हें वो देख सके या जो किसी तय सांचे में फिट हो जाए। लेकिन जब हम आधुनिक जीवन शैली और उससे जुड़ी बीमारियों के क्षेत्र में आते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कहा। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक धुंधालके में घिरे हैं जहां सिर्फ एक कारण या एक लक्षण नहीं है। थकान, चिड़चिड़ापन, लगातार सिरदर्द, ये सब आपस में इस तरह उलझे हैं कि असली कारण का पता ही नहीं चलता। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी धुंधलके को साफ करना है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ गहन शोध वाले हस्तलिखित नोट्स और सीधे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नया डेटा शामिल है, वो इसी आधुनिक लाइफस्टाइल के जाल को बेनकाब करते हैं। और इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा ये समझना है कि रोजमर्रा की भाग दौड़, नींद की कमी और स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका और यहाँ तक कि हमारे DNA के काम करने के तरीके को भी बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इस जानकारी को बिना किसी भारी भरकम मेडिकल शब्दावली के डिकोड करने वाले हैं, ताकि कुछ ऐसे स्पष्ट बदलाव सामने आएं जिन्हें आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि ये तो अब हर कोई जानता है कि जंक फूड खाना और घंटों लैपटॉप से चिपके रहना स्वास्थ्य के लिए बुरा है। इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, ये तो सबको पता है। लेकिन आज हम सिर्फ क्या बुरा है इस पर नहीं रुकेंगे। हम शरीर के भीतर होने वाली उस पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं कि आखिर ये सब हमारे अंदर कैसे तबाही मचाता है। तो अगर हम इस पूरी समस्या को एक सिरे से पकड़ें, तो बीमारियों पर बात करने से पहले हमें उस मुख्य अपराधी को कटघरे में खड़ा करना होगा जो इन सब की जड़ है। जिसे हमारे स्रोतों में बहुत साफ तौर पर द मॉडर्न लाइफस्टाइल ट्रैप कहा गया है। हाँ, हमारी बदलती दिनचर्या का जाल। और ये जाल मुख्य रूप से 4 मजबूत धागों से बुना गया है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं। तो चलिए इस जाल के उन 4 धागों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे हावी कारण क्या है? सबसे पहला है हमारा अत्यधिक वर्कलोड। और यहाँ बात सिर्फ ऑफिस के 8-9 घंटों की नहीं हो रही है। तो फिर किसकी बात हो रही है? ये दिमाग पर 24 घंटे 7 दिन काम का वो अदृश्य दबाव है जिसने हमें जकड़ रखा है। हर समय डेडलाइन का स्ट्रेस, हर वक्त ईमेल या मैसेज चेक करने की आदत। मतलब दिमाग कभी स्विच ऑफ होता ही नहीं है। एकदम सही। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स मोड में आ ही नहीं पाता। और शायद यही स्ट्रेस हमें दूसरे अपराधी की तरफ धकेलता है, हमारा खराब खान पान। ICMR का जो डेटा स्रोतों में दिया गया है ना, वो सच में आंखें खोलने वाला है। हाँ, वो डेटा सच में डरावना है। मतलब भारतीय थाली, जिसे कभी दुनिया की सबसे संतुलित डाइट माना जाता था, आज उसमें 70% कब्जा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और जंक फूड का हो गया है। 70%। ये आंकड़ा वास्तव में चिंताजनक है। जरा सोचिए, जब थाली का 3/4 हिस्सा सिर्फ चीनी और रिफाइंड कार्ब से भरा होगा, तो शरीर को उसे प्रोसेस करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा। और इसी से जुड़ा है तीसरा कारण, नींद की भयंकर कमी। रात 11-12 बजे तक या उसके बाद भी जागना अब एक सामान्य बात मान ली गई है। जबकि मानव शरीर का विकास तो सूरज ढलने के साथ सोने और उगने के साथ जागने के हिसाब से हुआ है। बिल्कुल। जब हम देर रात तक जागते हैं और कृत्रिम रोशनी या नीली स्क्रीन को घूरते रहते हैं, तो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी हमारी जैविक घड़ी पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। दिमाग को लगता है कि अभी दिन ही है। हाँ, और फिर आता है चौथा कारण, हमारी शारीरिक निष्क्रियता। हम घंटों तक स्क्रीन के सामने एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। शरीर का काम सिर्फ कुर्सी से काउच और काउच से बिस्तर तक जाना रह गया है। इन चारों कारणों को सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक आधुनिक स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा, कैसे? अब इस फोन में बैकग्राउंड में दर्जनों भारी ऐप्स एक साथ चल रहे हैं। तनाव का ऐप, जंक फूड को पचाने का ऐप, स्क्रीन टाइम का ऐप। प्रोसेसर लगातार 100% पर काम कर रहा है। और मजे की बात यह है कि हम उस फोन को कभी चार्जिंग पर लगाकर 100% होने ही नहीं देते। बिल्कुल,
क्योंकि हम 7-8 घंटे की गहरी नींद तो ले ही नहीं रहे। तो एक ऐसा फोन जिसमें अनगिनत बैकग्राउंड ऐप चल रहे हों और जिसकी बैटरी लगातार लो हो, तो जाहिर है वो फोन बहुत जल्दी हीट करेगा, हैंग होगा और अंततः उसका हार्डवेयर क्रैश हो जाएगा। एकदम सही। और यहीं से हमारी ये चर्चा अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ती है। जब हमारे शरीर रूपी स्मार्टफोन का सिस्टम ओवरलोड होता है तो वो हीटअप होना अंदर से कैसा दिखता है? मतलब शरीर पर इसका भौतिक प्रभाव या फिजिकल टोल क्या होता है? हाँ, तो अगर हम इस क्रैश को मेडिकल नजरिए से देखें तो सबसे पहला झटका किसे लगता है? सबसे सीधा और खतरनाक प्रहार हमारे हृदय और ब्लड प्रेशर पर होता है। यहाँ जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा है वो बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो काम का हो या ट्रैफिक का, तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। एक इमरजेंसी स्टेट में। हाँ, ऐसे में एड्रिनल ग्रंथियां कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन भारी मात्रा में खून में छोड़ती हैं। और ये कॉर्टिसोल ही वो केमिकल है जो अंदर तबाही मचाता है। बिल्कुल, कॉर्टिसोल का काम है इमरजेंसी में शरीर को ऊर्जा देना। इसके लिए ये हमारे रक्त वाहिकाओं को मतलब नसों को सिकोड़ देता है और दिल की धड़कन तेज कर देता है। अरे बाप रे! अब सोचिए, अगर ये आपातकालीन स्थिति 24 घंटे बनी रहे तो क्या होगा? नसें लगातार सिकड़ी रहेंगी और दिल को खून पंप करने के लिए जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्रोतों में एक उदाहरण भी है जहां ब्लड प्रेशर 160-100 तक पहुंचते हुए दिखाया गया है, जबकि एक स्वस्थ शरीर का लक्ष्य 120-80 होना चाहिए। और इस आग में घी डालने का काम करती है हमारी 70% कार्ब्स और जंक वाली डाइट। वो कैसे? भोजन में मौजूद ट्रांस फैट, रिफाइंड तेल और अत्यधिक नमक कॉर्टिसोल के साथ मिलकर हृदय की नसों को सख्त कर देते हैं। ये हार्ट अटैक का एक परफेक्ट और साइलेंट नुस्खा है। इस डाइट से जुड़ी एक और चीज जिसने नोट्स पढ़ते वक्त मेरा ध्यान खींचा वो है इमोशनल ईटिंग, यानी बिना भूख के खाना। ये बहुत आम हो गया आजकल। ये मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का एक अजीब सा मिश्रण है। हम शारीरिक भूख को मिटाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक तनाव को शांत करने के लिए खा रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक खेल है जो हमारा ही दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। जब कोर्टिसोल बढ़ा होता है तो दिमाग को तुरंत राहत चाहिए होती है और फिर हम जंक फूड की तरफ भागते हैं। हाँ, और चीनी या जंक फूड खाते ही दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो कुछ पलों की खुशी या शांति देता है। मतलब हमारा दिमाग असल में हमारे पेट को धोखा दे रहा है। वो तनाव कम करने के लिए शरीर को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इस डस्टबिन में सबसे ज्यादा कचरा रात के समय डाला जाता है। स्रोत लेट नाइट डिनर करके तुरंत सो जाने की आदत पर बहुत जोर देते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, रात में हमारे लिवर का काम शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना होता है, लेकिन जब हम रात को भारी खाना खा लेते हैं तो लिवर सफाई करने के बजाय उस खाने को प्रोसेस करने में लग जाता है। तो सफाई का काम रुक जाता है। बिल्कुल, और धीरे धीरे अतिरिक्त फैट लिवर के आसपास जमा होने लगता है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। ये तो हृदय और पेट की बात हुई, लेकिन उस लगातार कुर्सी पर एक ही पोस्चर में बैठे रहने का क्या? शरीर की इम्यूनिटी पर इसका क्या असर होता है? घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहना सर्वाइकल और कमर दर्द का मुख्य कारण तो है ही, लेकिन इसका एक और अदृश्य असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है? हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस और खराब खानपान के कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ने लगती है। इसके जवाब में शरीर की बीमारियों से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs कमजोर पड़ने लगती हैं। और ऊपर से सारा दिन बंद कमरों में रहने के कारण विटामिन डी का बिल्कुल अभाव हो जाता है, जो कि हड्डियों और इम्यूनिटी दोनों के लिए सबसे जरूरी ईंधन है। तो अगर इसे समेटें तो सिस्टम ओवरलोड होने से नसें सिकुड़ रही हैं, लिवर पर फैट चढ़ रहा है और इम्यूनिटी की दीवार ढह रही है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं कि ये इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस का जाल सिर्फ मोटापे या शारीरिक दर्द तक नहीं रुकता। ये हमें दो ऐसी खामोश महामारियों की ओर धकेल रहा है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, ये दो साइलेंट एपिडेमिक्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य का संकट और टाइप 2 डायबिटीज। तो पहले मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ उदासी नहीं है। जब 7-8 घंटे की गहरी नींद नहीं मिलती तो दिमाग के न्यूरॉन्स खुद को रिपेयर नहीं कर पाते, और ऊपर से हम हमेशा स्क्रीन में घुसे रहते हैं। वही तो, जब हम असल दुनिया के लोगों से सीधा संवाद कम करके
वर्चुअल लाइफ या सोशल मीडिया में खो जाते हैं तो इंसान का अकेलापन गहराने लगता है। यही एंजाइटी और क्लिनिकल डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और दूसरी महामारी टाइप 2 डायबिटीज। भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, लेकिन ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि हमें इंसुलिन के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए हमें वापस ICMR के उस अलर्ट पर जाना होगा। भारतीय थाली में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की भयानक अधिकता, मतलब सफेद चावल, मैदा और चीनी। हाँ, जब हम ये चीजें खाते हैं तो ये पेट में जाते ही बहुत तेजी से ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। तो ब्लड शुगर अचानक से बहुत तेज शूट अप कर जाता है। एकदम सही। अब खून में तैरती हुई इस शुगर को शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन नाम के हार्मोन का है, जिसे हमारा पैंक्रियाज बनाता है। हाँ, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो कोशिका के दरवाजे पर लगे ताले को खोलती है ताकि खून में मौजूद शुगर अंदर जा सके और ऊर्जा में बदल सके। ये बहुत बेहतरीन तरीका है इसे विजुअलाइज करने का। अब सोचिए कि आप दिन में 4 बार रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, तो खून में शुगर की बाढ़ आ गई है। बिल्कुल, और पैंक्रियाज पागलों की तरह इंसुलिन रूपी चाबियां बना रहा है ताकि शुगर को कोशिकाओं में धकेला जा सके। लेकिन धीरे धीरे अधिकता के कारण कोशिकाओं के ताले खराब होने लगते हैं। अच्छा, मतलब वो लॉक खराब हो जाते हैं। हाँ, वे इंसुलिन नाम की चाबी को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। ताला जाम हो गया है, चाबी मौजूद है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। और इसी स्थिति को विज्ञान की भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। शुगर कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती और खून में ही घूमती रहती है। यही टाइप 2 डायबिटीज की असली जड़ है। ये मैकेनिज्म सच में बहुत कुछ साफ कर देता है। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य और इन महामारियों को रोकने के लिए स्रोतों में जो डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम कम करने की बात कही गई है, यहाँ मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। आज की दुनिया में ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? हमारी पूरी पढ़ाई, हमारे ऑफिस की मीटिंग्स, हमारी दुनिया ही अब स्क्रीन के अंदर है। हम तकनीक से पूरी तरह कैसे भाग सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत भी इस बात को समझते हैं। समाधान तकनीक से संन्यास लेना नहीं है, बल्कि उस तकनीक के बीच अपने शरीर के लिए छोटे छोटे सर्वाइवल आइलैंड्स बनाना है। वो कैसे? इसलिए वे बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देते हैं, जैसे माइक्रो ब्रेक्स। मतलब हर 1-2 घंटे में अपनी कुर्सी से उठना? हाँ, आपको 1 घंटे के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। बस हर 1.5 घंटे में उठकर 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाता है। ये तो आसान है। और दूसरा सबसे बड़ा और प्रभावी नियम है सोने से ठीक 1 घंटे पहले स्क्रीन का पूर्ण बहिष्कार। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी आंखों के जरिए दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी सूरज निकला हुआ है। ओह, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, और इससे दिमाग मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बनाता, जो हमें नींद की गहराई में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। समझ गया। इसके अलावा दिन में 15 मिनट प्रकृति के बीच टहलना या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना उस वर्चुअल ओवरलोड को काफी हद तक न्यूट्रल कर सकता है। तो ये बात तो हुई समाधानों की शुरुआत की, लेकिन अब हम चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जिसने व्यक्तिगत रूप से मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अच्छा, कौन सा हिस्सा? ये मेरे लिए बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। हम अक्सर अपने आसपास लोगों को कहते सुनते हैं कि अरे मेरे पिता को डायबिटीज थी तो मुझे भी होगी, ये तो मेरे जीन्स में है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। लोग अपनी बीमारियों का पूरा दोष अपनी किस्मत या अपने आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक्स पर मढ़ देते हैं। और यहीं पर आधुनिक विज्ञान का सबसे क्रांतिकारी पहलू एंट्री लेता है, एपिजेनेटिक्स। ये विज्ञान की वो शाखा है जो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। बिल्कुल, हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही शानदार सिद्धांत का जिक्र करते हैं। हमारे जीन्स केवल ये तय करते हैं कि बंदूक में गोली है या नहीं, लेकिन उस बंदूक का ट्रिगर हमारी जीवन शैली दबाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। यानी हमारे माता पिता से जो डीएनए हमें मिला है वो पत्थर की लकीर नहीं है। डीएनए का मूल अनुक्रम या सीक्वेंस तो नहीं बदलता, लेकिन एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि उन जीन्स को पढ़ने का तरीका कैसे बदलता है। वो कैसे काम करता है? जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं या खराब डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव होते हैं, जैसे मिथाइलेशन। ये रसायन हमारे डीएनए के कुछ हिस्सों पर जाकर चिपक जाते हैं और बीमारी पैदा करने वाले उन जीन्स को
ऑन कर देते हैं, जो शायद जिंदगी भर खामोश रह सकते थे। तो अगर हम अपनी उस पहली एनालॉजी को थोड़ा अपग्रेड करें, हमारे जीन्स एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है। सही। वो हार्डवेयर तो हमें मिल गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा खाना, हमारी नींद, हमारा तनाव लेना, ये सब उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल, हम चाहें तो कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज वाले उस खतरनाक प्रोग्राम का स्विच हमेशा के लिए ऑफ रख सकते हैं। हमें बस अपने लाइफस्टाइल का एक बेहतर सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करना है। और इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट का सबसे बड़ा और पहला पैच हमारी डाइट को ही ठीक करना है। हाँ, हमने पहले बात की थी कि कैसे वर्तमान थाली में 70% कार्ब्स हैं, जो ब्लड शुगर का स्पाइक लाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। और स्रोतों में ICMR की उस आदर्श थाली का बहुत स्पष्ट चित्र दिया गया है, जो विज्ञान के हिसाब से एकदम सटीक अनुपात में है। तो वो आदर्श वैज्ञानिक थाली कैसी दिखती है? उसमें क्या क्या होना चाहिए? उस थाली का 45 से 50% हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। इसका मतलब है सफेद चावल या मैदे को हटाकर मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ओट्स और ढेर सारी सब्जियों को शामिल करना। और यहाँ सफेद चावल की जगह मोटे अनाज का विज्ञान ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत धीरे धीरे पचते हैं, है ना? एकदम सही। क्योंकि उनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, वो ब्लड में शुगर को अचानक से शूट अप नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करते हैं। तो पैंक्रियास पर इंसुलिन बनाने का दबाव नहीं पड़ता। बिल्कुल। इसके बाद थाली का 20 से 25% हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का होना चाहिए, जैसे दालें, सोयाबीन, अंडे या पनीर। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है। और बचा हुआ हिस्सा? और बाकी 30% हिस्से में हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, घी और फाइबर होना चाहिए। ये अनुपात सुनने में बहुत तार्किक लगता है। तो अब हमारे पास समस्या का पूरा नक्शा है और हमें ये भी पता है कि एपिजेनेटिक्स के जरिए कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हाँ, एकदम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम इंसान जो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक काम कर रहा है, वो इसे अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लागू कैसे करे? हमारे स्रोत इस धुंधुलेके को साफ करते हुए एक बहुत ही अचूक 4 पिलर फॉर्मूला देते हैं। तो क्या है ये 4 पिलर एक्शन प्लान? ये इतना सीधा और व्यवहारिक है कि इसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। इसका पहला पिलर है आहार या डाइट। लेकिन यहाँ बात सिर्फ क्या खाना है इसकी नहीं हो रही, बल्कि कैसे खाना है इस पर जोर है। अच्छा, कैसे खाना है? सबसे दिलचस्प नियम है हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाएं। 32 बार चबाना, ये बात तो हमने बचपन से अपनी दादी नानी से सुनी है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पाचन की प्रक्रिया हमारे पेट में नहीं, बल्कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। वो किससे? हमारी लार में यानी सलाइवा में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही तोड़ना शुरू कर देता है। ओह, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। हाँ, और जब हम बिना चबाए भोजन निगल लेते हैं, तो पेट और आंतों को उस भोजन को तोड़ने के लिए हद से ज्यादा एसिड और मेहनत लगानी पड़ती है, जिससे अपच, गैस और पोषण की कमी होती है। वाह, तो 32 बार चबाने का मतलब है हम अपने पेट का आधा काम मुंह में ही कर दे रहे हैं। इसके अलावा आहार वाले पिलर में और क्या है? अपनी जैविक घड़ी के हिसाब से चलना, मतलब रात का खाना हर हाल में 8 बजे तक खा लेना। इससे शरीर को सोने से पहले भोजन पचाने का पूरा समय मिल जाता है। और इम्यूनिटी के लिए? साथ ही प्राकृतिक चीजें जैसे गिलोय, तुलसी और विटामिन सी से भरे खट्टे फलों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, व्यायाम या मूवमेंट। नोट्स कहते हैं कि रोज कम से कम 30 मिनट पसीना जरूर बहाएं। हाँ, ये तेज चाल यानी ब्रिस्क वॉक हो सकती है या योग हो सकता है। लेकिन व्यायाम के इस हिस्से में एक टिप ने मुझे बहुत आकर्षित किया। खाने के बाद 10-15 मिनट जरूर टहलें। इसका विज्ञान क्या कहता है? ये डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए किसी जादू से कम नहीं है। जब हम खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलते हैं, तो हमारी काम कर रही मांसपेशियां खून में मौजूद ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में सीधे इस्तेमाल कर लेती हैं। नाक स्पाइक रुक जाता है। ये एक बहुत ही आसान और मुफ्त का शुगर कंट्रोल हैक है। और तीसरा पिलर है विश्राम यानी रेस्ट। हमारे स्रोत इसे शरीर का रिपेयर मोड कहते हैं। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना। लोग अक्सर नींद को समय की बर्बादी मानते हैं,
लेकिन विज्ञान बताता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे दिमाग का एक खास सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सक्रिय होता है। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम पूरे दिन के मेटाबॉलिक कचरे और टॉक्सिन्स को दिमाग से धोकर बाहर निकालता है। अगर आप 7-8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपका दिमाग सचमुच अपने ही कचरे में तैर रहा है। ये तस्वीर थोड़ी डरावनी पर बिल्कुल सच है। और अंत में चौथा पिलर, मानसिक शांति। इसमें कोई बहुत जटिल योग करने की जरूरत नहीं है। दिन में सिर्फ 15 मिनट ध्यान करना, गहरी सांसें लेना या प्रकृति के साथ समय बिताना काफी है। और वो धूप के बारे में भी कुछ था ना? धूप सिर्फ विटामिन डी नहीं देती, बल्कि ये हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग को दिन शुरू होने का सिग्नल देती है, जिससे रात की नींद का साइकिल भी सुधरता है। तो आहार, व्यायाम, विश्राम और मानसिक शांति, इस पूरी विस्तृत चर्चा में एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है वो ये है कि इस पूरे 4 पिलर एक्शन प्लान में एक भी महंगी दवा का जिक्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। खाने को 32 बार चबाना, रात 8 बजे तक खाना खा लेना, खाने के बाद थोड़ा सा टहलना, 8 घंटे की नींद लेना या सुबह की धूप सेकना, ये सब बिल्कुल मुफ्त हैं। इसके लिए हमें किसी फैंसी मेंबरशिप या महंगे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से अनुशासन की दरकार है। यही तो इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। इंसान का शरीर एक बेहतरीन मशीन है जिसे खुद को हील या ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है। बस हमें उसे सही माहौल देना है। विज्ञान भी यही कहता है कि हमें बस उस मशीन को काम करने के लिए सही इनपुट देना है, बाकी काम वो खुद कर लेगा। चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे हमारी वर्चुअल लाइफ, 24 घंटे काम का स्ट्रेस और भारतीय थाली में 70% कार्ब्स का वो पहाड़ हमारे शरीर रूपी स्मार्टफोन की बैटरी को ड्रेन करके उसके हार्डवेयर को क्रैश कर रहा है। हमने ये भी समझा कि कैसे कॉर्टिसोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस खामोशी से हमारे अंदर बीमारियां बो रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमने आज सीखी वो ये है कि एपिजेनेटिक्स के जरिए कंट्रोल हमारे हाथ में है। छोटी छोटी आदतें, सही समय पर सोना, सही भोजन चबाकर खाना और थोड़ा व्यायाम हमारे डीएनए के खतरनाक स्विच को ऑफ रख सकती हैं। बिल्कुल, विज्ञान पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। बस हमें उस विज्ञान को अपनी दिनचर्या में उतारने की पहल करनी है। तो आज की ये चर्चा एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर खत्म होती है। आज हमने जाना कि हमारी जीवन शैली हमारे अपने ही जीवन काल में हमारे जीन्स के स्विच को ऑन या ऑफ कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो सब इस बारे में सोचिएगा। आज हम काम का जो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, रात रात भर जागकर जो स्क्रीन देख रहे हैं और जो जंक फूड बिना चबाए निगल रहे हैं, क्या हम अनजाने में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के डीएनए में भी बीमारियों के ये स्विच ऑन करके छोड़ रहे हैं? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।